हेलो एवरीवन। आज से हम नीट 2025 की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। इसमें मैं बायोलॉजी आपको पूरी कवर करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये आपका रैपिड रिवीजन सीरीज के जो है हेल्प से आप एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट, बायोलॉजी का जो पूरा कंटेंट है वो आप रिवाइज करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं क्यूरेट करके, जो आप एक बार पढ़ लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि नीट का एग्जाम कैसा है, कौन कौन उसे दे सकता है, कब होता है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी के सेक्शन में आप 360 में से 360 यानी 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं। रीजन, एनसीईआरटी से ही पूरी बायोलॉजी आती है। और मैंने अभी तक सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी है, क्योंकि मेरा बैचलर्स, मास्टर्स और सेकंड मास्टर्स भी बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ही है। तो आई थिंक मैं आई एम केपेबल इनफ टू टीच यू 11 12th की बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ये एक पूरा कोर्स रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें मैं आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक पहले तो आपको पूरा समझाऊंगा चैप्टर। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अ, अब हम यहाँ से थोड़ा सा सीरियस होकर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन का यूज करके इन जो कंपोनेंट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन का कंपोनेंट है और ये लिपिड्स का कंपोनेंट है, इसको यूज करके प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, ठीक है, एटीपी की एनर्जी। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें आप लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, टीसीए साइकिल। वो इसी प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स में भी या ह्यूमंस में भी या लगभग हर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है। अगर कुछ बैक्टीरियाज का हम बैक्टीरियाज को एक्सेप्शन माने, कुछ मेथनोजेनिक बैक्टीरियाज को, या जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज करते हैं, ये आपको इकोलॉजी वाले चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। उनको अगर हम हटा दें तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का एक बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में पहली बात तो फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। ब्रीदिंग आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन। ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, इसे हम ब्रीदिंग का नाम देंगे। रेस्पिरेशन में एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल वगैरह के भी कंपोनेंट्स आते हैं। रेस्पिरेशन का बेसिकली काम एनर्जी प्रोडक्शन का है, ये बात याद रखिएगा। ब्रीदिंग का काम एक्सचेंज का है। हालांकि एक मिसनोमर है और ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, बट फिर भी हम लोग अभी ब्रीदिंग पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। रेस्पिरेशन बोलने से हम लोग बचेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो सीरीज है, जो आपका रिवीजन सीरीज है, इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी की होगी। तो अब ये वाला पार्ट आपका एनिमल किंगडम से भी लिंक है। स्पंजेस यानी पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स यानी सीलेंट्रेट्स वाला जो फाइलम है, प्लेटफॉर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस। इन सब में अगर आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमेंबर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग की अगर आप बात करें तो आप सिंपल डिफ्यूजन लेकर चलेंगे, जो कि बॉडी सरफेस से होता है। फिर आप अर्थवर्म की बात करें तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू यहाँ पे आपको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो आपको नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल या ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के थ्रू आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिल सकता है। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में आपको गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैस देखने को मिल सकता है। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में आपको लंग्स के थ्रू
एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिल सकता है। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन या एक्सचेंज को हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही, गिल्स भी और लंग्स भी। फिशेज में भी गिल्स हैं, एम्फीबियंस में मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी की किताब में थी वो आपको दे दी है, लेकिन आप लोगों को ये मैंने स्नैपशॉट्स भी दे दिए हैं कि अगर कुछ मिस आउट होता है तो आप लोग रीडिंग की भी हैबिट डालें, क्योंकि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन के थ्रू जब आप डॉक्टर बनेंगे, जब आपका नीट में सिलेक्शन होगा, तो आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा अपनी बुक की लाइनों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए मैंने स्नैपशॉट्स डाला है। दूसरा स्नैपशॉट भी डाला है मैंने, ये रहा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, और स्पेशली इस वाले पार्ट से सवाल आए हैं, प्रीवियसली भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद नेजल पैसेज के थ्रू हम जाते हैं नेजल चेम्बर के अंदर। नेजल चेम्बर के थ्रू हम जाते हैं फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई। ये जो डायग्राम आपको साइड में दे रखा है, ये वाला डायग्राम, ये अभी डायरेक्टली नहीं पूछा गया है पर ये पूछा जा सकता है। ये डायग्राम उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, और एक अलग से एक मैं पूरा सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू हर चीज समझाने की और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम ठीक है। ठीक है। तो हमारा पैसेज क्या हो गया, एयर कैसे आती है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। एक चीज अगर आप देख रहे हैं तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई के ही जो ट्यूबुलर नेटवर्क्स हैं उसी को हम लंग्स का नाम देते हैं। यानी कि लंग्स में आपके क्या क्या आ गए, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। ये मैं आगे आपको स्नैपशॉट में भी दिखाऊंगा। आइए, फेरिंग्स को हम मोस्ट कॉमनली बोलते हैं जिसमें फूड और विंड पाइप आता है। ठीक है। यानी फेरिंग्स कॉमन है फूड पाइप के लिए भी और विंड पाइप के लिए भी, यानी जिस जहां से हवा आ रही है और जहां से खाना आ रहा है। लैरिंग्स कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, या साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसे। फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लैरिंग्स होता है। ठीक है। ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। बायोलॉजी में जब भी, आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी बायोलॉजी में जब भी एपी आता है इसका मतलब होता है अबव। एपिग्लॉटिस मतलब अबव द ग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। अगर खाना जो है विंड पाइप में चला गया तो आपको खांसी आएगी, आपके अंदर वो फूड पार्टिकल जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए अक्सर हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जितने भी मेंटर्स वगैरह होते हैं, वो क्या कहते हैं कि खाते वक्त बात मत करो। वो इसीलिए कहते हैं ताकि आपका जो खाने का सिस्टम है वो कंटिन्यू रहे। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है विच एक्सटेंड्स अप टिल द मिड थोरेसिक रीजन। अब यहाँ पे एम्स में या नीट में मिड थोरेसिक रीजन के थ्रू ये पूछा जा सकता है। एम्स का भी पेपर आप शायद नीट के थ्रू ही होता है। तो मिड थोरेसिक रीजन में कैसे आप, क्या आपका आता है ट्रैकिया, स्ट्रेट ट्यूब है। ये डिवाइड करता है एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इसका एक पूरा डायग्राम, एक पूरा चार्ट मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। Bronchi, trachea divides into left and right pulmonary bronchi, and bronchioles bronchi further divides into secondary and tertiary bronchioles, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब आते हैं
Bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Alveoli are terminal bronchioles that give rise to very thin, irregular, vascularized bag-like structure, and branching network of bronchi, bronchioles and alveoli is called as. अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए. जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई का जो ब्रांचिंग नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? 2 मिनट सोचिए. उसको हम लंग्स कहते हैं. राइट, करेक्ट. We humans have a pair of lungs surrounded by a double layer called as the pleura, and this double layer contains pleural fluid. ये एक important चीज है. हमारे जो lungs हैं वो डबल लेयर होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स हैं, डबल लेयर के होते हैं, जिसको हम प्लूरा कहते हैं, जो कि प्लूरल लेयर होते हैं, और प्लूरल लेयर के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है. Pleural fluid reduces friction between the lung surface. Outer pleural surface has the thoracic lining, and inner pleural surface has the lung surface. That is the lung surface. ठीक है. तो हमने जैसे कि आपको बताया, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई. लास्ट 3 पार्ट लंग्स. गुड. तो नॉस्ट्रिल से लेकर और ब्रोंकियोल्स तक का जितना भी पार्ट है वो आपका कंडक्टिंग पार्ट है. ठीक है. दिस इज ऑल द कंडक्टिंग पार्ट. एल्विलाई आपका रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट है. कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या है? अब देखिए, सवाल जब थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनर सवाल बनाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल बनाएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो आपको ये 4 स्टेटमेंट दे देगा और ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द कंडक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स पार्ट. उसमें एक ऑप्शन वो एल्विलाई दे देगा, एक ऑप्शन ब्रोंक्यूल्स दे देगा, एक ट्रैकिया दे देगा, एक नेजल चैम्बर दे देगा. उसके बाद ए बी बी सी सी डी डी ए बी सी डी बी सी डी करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्विलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफिकेशन and bring back air to normal temperature. Normal temperature of the body is 37 डिग्री सेल्सियस. अब आपने एक बात को बहुत अच्छे से अपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एंजाइम्स के सेक्शन में, कि बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पीएच ऑप्टिमा और एक टेम्परेचर ऑप्टिमा पे ही फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आरएनए भी होते हैं, उसमें जो है आपके बॉडी टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो अगर बॉडी टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, यानी जो अंदर एयर आ रही है उसका अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, और बहुत ज्यादा होगा तो वो भी सही नहीं है. ठीक है. इसलिए ब्रिंग्स एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. लोकेशन ऑफ द लंग्स, ये एयर टाइट चैम्बर में होता है, जिसे हम थोरेसिक चैम्बर भी कहते हैं. थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर. Dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs, lower side by dome-shaped diaphragm. ठीक है. तो dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs, and lower side by dome-shaped diaphragm. Any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary lung cavity. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपकी जितने भी inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, vital capacity, total lung capacity, कुछ समझने में ये वाला टॉपिक, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके बहुत काम आएगा. ठीक है. स्टेप्स इन रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 इज रिलीज्ड आउट. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है, मैं ये कहूंगा ये कम सही है. दैट इज नॉट accurate, this is correct. So air which is rich in CO2 is released out, not CO2 is released out. Air which is rich in CO2 is released out, and air which is rich in oxygen is drawn in. Okay. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस होते हैं. पहला डिफ्यूजन आपका एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड होता है, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 होता है. ये आपके स्टेप्स इन रेस्पिरेशन होते हैं. सबसे पहले आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, जिसमें आपका ऑक्सीजन से रिच एयर आपके
बॉडी के अंदर आई और CO2 सारी चीजें रिलीज आउट हुई। उसके बाद आपका डिफ्यूजन हुआ एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, फिर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ बाय ब्लड, उसके बाद आपका डिफ्यूजन हुआ ब्लड और टिश्यू के बीच में, और लास्ट में आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक है,